नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी ट्रैकेशा पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसका पहला पार्ट में आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। आज का ये बेसिक जो टॉपिक है इनको समझेंगे आज। उसके बाद जस्ट इसके वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उनके बारे में समझा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आवेश का प्रकार क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत बल क्या है, उसके बाद कूलाम का नियम। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो आवेश का प्रकार आप लोग को मालूम है आवेश किसे कहते हैं। तो क्या होता है, आवेश दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है जिनके कारण उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता उत्पन्न होती है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वही आवेश कहलाता है। बहुत लंबे चौड़े परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। आप आवेश का परिभाषा यदि पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश को क्यों से इंडिकेट किया जाता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद सीजीएस प्रणाली में जो आवेश का मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। यदि कहते हैं इसके बारे में और बेसिक वीडियो बनाने के लिए तो मैं इसको और बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ। क्योंकि मैं जो टॉपिक लिखा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे रिलेटेड जो आगे के डेरिवेशन है, ये टॉपिक जो है यदि इनको आप नहीं समझते हैं तो आगे के जो डेरिवेशन है उसके कंसेप्ट जो है आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जितने भी लोग सीरियस हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आवेश के प्रकार, देखिए आवेश के दो प्रकार होते हैं, मालूम है आपको। उनका परिभाषा कैसे देना है और इसी कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आइए, आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका धनावेश, पहला जो होता है वो होता है आपका धनावेश, और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणावेश। आवेश के दो प्रकार, एक धनावेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा हो गया ऋणावेश जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। ध्यान से समझिए, आप लोग को इतना मालूम होगा, आप पढ़ते पढ़ते 12 में तो आ गए हैं, लेकिन आप लोग को जरूर मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो दो मूल कण होते हैं इनके ऊपर बराबर और विपरीत बराबर यानी मात्रा में बराबर और विपरीत आवेश होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। इतना तो सबको जानकारी है, और मैं यही मानकर भी चल रहा हूँ कि इतना आपको जानकारी है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इतनी जानकारी आपको है। अब हमको बताना है कि धनावेश किसे कहेंगे और ऋणावेश किसे कहेंगे। ध्यान से समझिए, यदि कल्पना करिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन है और 14 मान लीजिए कि प्रोटॉन है। ध्यान से समझिए हमारी बात को। एक वस्तु है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन है और 14 क्या है, प्रोटॉन है। एक बात समझिए, आप लोग को बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणावेश हो गया, प्रोटॉन पर कैसा आवेश, धनावेश हो गया। और ये भी आपको मालूम है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो आवेश की मात्रा होती है ये बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान से समझिएगा। तो दोनों पर आवेशों की मात्रा बराबर, यानी पावर में ये लोग बराबर हैं, समझिए। लेकिन प्रकृति में ये विपरीत है, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस। अब ध्यान से समझिए, परमाणु की इक्वलिटी होती है। परमाणु यदि आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, परमाणु एक सूक्ष्म अविभाज्य तथा विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। आयन की बात हम नहीं कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। लेकिन मैं एक ऐसी वस्तु लिया हूं जिसमें 14 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि 12 प्रोटॉनों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन पर प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर हो गया माइनस का आवेश, प्रोटॉन पर हो गया प्लस का आवेश। और दोनों 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉनों को नष्ट करके साफ खत्म कर देगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा। अब यहाँ 2 प्रोटॉन अधिक बचेंगे। जब 2 प्रोटॉन यहाँ पर अधिक बचेंगे, यही 2 प्रोटॉन जो है पूरे इस वस्तु को बना देंगे धनावेशित। क्यों? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है।
तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉनों को खत्म करेंगे, बचे कितने? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन जब बच गए तो यही 2 प्रोटॉन इस वस्तु को कैसी बना देंगे? धनावेशित बना देंगे। तो ये वस्तु कौन सा आवेश हुआ? धनावेश हुआ। यहां से समझिए परिभाषा कैसे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कमी है? इलेक्ट्रॉनों की। क्या अधिक है? प्रोटॉनों की। तो 2 तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। पहला परिभाषा ये हो सकता है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो धनावेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? प्लस क्यू से। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। इसे हम प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। या जिस वस्तु पर प्रोटॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। प्रोटॉन अधिक होगा तो धनावेश, या इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धनावेश। प्रदर्शित किससे करना है? प्लस क्यू से। मात्रक आप लोग को मालूम है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया धनावेश का परिभाषा। उसके बाद ऋणावेश का परिभाषा क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। आइए, अगर मान लीजिए यहाँ हम बना दिए प्रोटॉन और यहाँ बना दिए इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, कहानी वही चलेगी। 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खत्म करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? अधिकता हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो यहाँ पर उपस्थित आवेश आपका कहलाएगा कौन सा आवेश? ऋणावेश कहलाएगा। यहाँ पर उपस्थित आवेश कहलाएगा ऋणावेश। और ऋणावेश को किससे इंडिकेट करते हैं? तो ऋणावेश को इंडिकेट करते हैं माइनस क्यू से। तो आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो परिभाषा एक बार फिर से हम रिवीजन करते रहे। देखिए धनावेश का परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। इसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक कूलम होता है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या प्रोटॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश ऋणावेश कहलाता है। इसे हम माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। यदि वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। देखिए इसके बहुत सारे बेसिक जो हैं एग्जाम्पल भी हैं, और इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाना इतने छोटे टॉपिक को हमको उचित भी नहीं लग रहा है। नहीं तो ऑफलाइन की वीडियो में लोग जानते हैं और जो पढ़े हैं वो भी बच्चे जानते हैं कि इसका बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल भी है, आपको समझाने का तरीका है। तो खैर मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि एक छोटे से टॉपिक के लिए इतना लंबा जो वीडियो है वो नहीं बनाया जा सकता है। आइए, हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक में, वैद्युत क्षेत्र। देखिए क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन क्षेत्र का मतलब एक एरिया भी होता है। जैसे आपका भी एरिया होगा, आपका भी एरिया होगा भाई, जहाँ के आप हैं, मान लीजिए जिस गांव के हैं तो उसके आसपास आपका एरिया है। लेकिन अगर जो आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चले गए, मान लीजिए किसी से लफड़ा हो गया तो सर फट धरा दिया, आपको पकड़ा दिया बढ़िया से, और वहाँ पिटाते तो हैं लेकिन एक डायलॉग मार कर आते हैं क्या कि थोड़ा आ जाना हमारे एरिया में। तो एरिया सबका होता है, ठीक है ना, एरिया सबका होता है, एरिया आपका भी है। तो इसी प्रकार आवेश का भी एक एरिया होता है चारों तरफ का, जहाँ तक उसका पावर काम करेगा उस आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक उसका वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर जो हम किसी स्टेट की बात करें, सिंपल मान लीजिए कोई स्टेट की बात कर ले रहा है, तो उसके चीफ मिनिस्टर का जो पावर है उस पूरे स्टेट में कार्य करता है। तो उसका वो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है, तो उसको प्रदेश का मालिक बोला जाता है। उसी प्रकार जो आवेश होता है, ध्यान से समझिएगा, कोई जो आवेश होता है, जैसे मान लीजिए आवेश है, तो इसके आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है। यदि हम किसी दूसरे आवेश को ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश हो गया, ये हो गया प्लस में, और किसी दूसरे आवेश को यदि हम लेकर जाएं यहाँ पर, तो ये वैद्युत बल का अनुभव करता है। अगर ये इसके अंदर लेकर जाएंगे तो बल का अनुभव करेगा, लेकिन इसके बाहर रहेगा, इसके एरिया के बाहर, तो ये बल का अनुभव नहीं करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे देखिए 3 क्षेत्र होता है पूरी फिजिक्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब तीनों का परिभाषा जो है एकदम साधारण होता है। चलिए देखिए, आइए समझते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ध्यान से समझिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र देखिए होता क्या है, हम बोले हैं 3 क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और तीनों का जो परिभाषा है वो एकदम सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं होती। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, तीनों का परिभाषा एकदम सेम टू सेम है। आइए तीनों का परिभाषा आपको बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा देने के लिए हम वैद्युत बल का यूज करते हैं, वैद्युत बल का प्रयोग करते हैं, वैद्युत बल का प्रयोग। ये मान लीजिए यहाँ पर आवेश होता है, बीच में यहाँ क्या होगा? आवेश होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा हमको देना है,
यहाँ चुंबक का यूज करते हैं और इसके लिए उत्तरदायी होता है चुंबकीय बल। इसके लिए उत्तरदायी क्या होता है? चुंबकीय बल। ध्यान से समझिए। और यहाँ पर अगर जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है इसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके लिए उत्तरदायी होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके लिए उत्तरदायी होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा। अभी समझिए, तीन बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तीन क्षेत्र, तीन चीज, यहाँ आवेश, यहाँ चुंबक, यहाँ पृथ्वी। ये पृथ्वी मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान हो गया m। देखिए होता क्या, अब आप सिंपल समझिए। देखिए ये जो है ये आवेश है, ऐसा ये इलाका है। अगर जो दूसरा आवेश इसके इलाके में जाएगा तभी ना वो वैद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी नहीं अगर जो इसके इलाके में रहेगा, इसे बाहर रहेगा तो वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि जब किसी आवेश को या किसी अन्य आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को जब इस क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो ये किस बल का अनुभव करता है? वैद्युत बल का। जब इस यहाँ पर किसी लौह पदार्थ को ले जाते हैं तो ये किस बल का अनुभव करेगा? चुंबकीय बल का। और गुरुत्वाकर्षण बल इसका जहां तक कार्य करेगा पृथ्वी का, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो सिंपल परिभाषा समझिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका चुंबकीय बल कार्य करता है उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग कौन सा क्षेत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र आपको समझ में आया होगा, वैद्युत क्षेत्र भी समझ में आएगा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी समझ में आएगा होगा। अब बल का परिभाषा देते हैं एक दूसरे। देखिए परिभाषा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आपको समझ में आ गया तो परिभाषा आप अपने से ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि तोता जैसा रटाना नहीं है, बस समझ लीजिए। समझ लेंगे तो परिभाषा कई प्रकार आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा ये चीज है नहीं परिभाषा को क्रिएट करना, बस सिद्धांत सही होना चाहिए। अपने कि उल्टा सीधा इधर उधर लिख दीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आइए वैद्युत बल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वैद्युत बल किसे कहते हैं? देखिए वैद्युत बल क्या है। तो कहा जाता है, जैसे मान लीजिए Q0 जिसको टेस्ट चार्ज हम लोग बोलते हैं, आप लोग कहीं भी क्लास लिए होंगे तो इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। Q0 को हम इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले गए, अब ये एक बल का अनुभव करने लगा। ये जिस बल का अनुभव कर रहा है ना उसी बल को हम कहते हैं क्या? वैद्युत बल। अब यह बल का अनुभव दो प्रकार से करेगा, एक बार खींचा जाएगा और एक बार धक्का दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यदि दो धनात्मक आवेश हैं यानी दो समान आवेश हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। दो यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो वहां प्रतिकर्षण होता है। अगर जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू हो, तो वहां पर क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी हम परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो यह परीक्षण आवेश जिस बल का अनुभव करता है उस बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। उस बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं। और वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण का, प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण को विकर्षण भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये था हमारा पहला वीडियो, आज से हम शुरू किए हैं और आप लोग को समझाने का बहुत प्रयास किए। यदि आपको समझ में आया होगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपकी इच्छा होती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए कंप्लीट चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत समय बीत भी गया है। तो जो ब्रीफ रिवीजन है एक तरह से पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं लेकर चला हूँ। इसको शुरू मैंने इसलिए किया ताकि आगे का जो डेरिवेशन है आपको समझ में आए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।